नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे सेनपाई में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के के साथ जो अपनी लाइफ से हार मान चुका है। वो अपनी दोस्त के सामने कन्फेस करता है कि उसकी मॉम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। वो लड़की बड़े आराम से सिगरेट का कश खींचते हुए उसकी बातें सुन रही है। जब वो कहता है कि 30 साल की उम्र में भी वो जॉबलेस है और उसे नहीं पता कि अब वो कहाँ जाए, तो उसके चेहरे पर साफ डिस्ट्रेस दिखता है। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए उसकी दोस्त अचानक उसे कियोस्क कहकर बुलाती है और एक ऐसा सरप्राइजिंग सोल्यूशन देती है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाए। चलो हम शादी कर लेते हैं। कियोस्क की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो पूरी तरह शॉक्ड है। शादी फिर डिवोर्स। लेकिन उसकी दोस्त बिल्कुल चिल है। वो फौरन अपना मास्टर प्लान समझाती है। शादी करो और कुछ ही समय बाद डिवोर्स ले लो। बेचारा कियोस्की कभी भी कंफ्यूज्ड है। वो चिल्लाकर पूछता है कि आखिर इस पागलों वाले आइडिया के पीछे की रीजनिंग क्या है। तब वो लड़की कामली बताती है कि वो एक बहुत ही वेल्थी और ट्रेडिशनल फैमिली से है। अब जब वो 30 की हो गई है तो उसके पेरेंट्स उस पर सेटल डाउन होने का भारी प्रेशर डाल रहे हैं। उसका प्लान सिंपल है, शादी करो और घर वालों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दो, फिर फौरन तलाक देकर उनसे अपना रिवेंज लो। सोलमेट वर्सेस प्रैक्टिकलिटी कियोस्की उसे स्केप्टिकली देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि दुनिया में इतने लोग थे तो उसने उसे ही क्यों चुना। वो उसे समझाता है कि यह प्लान बहुत ही घटिया है। कियोस्की के लिए शादी का मतलब है सोलमेट। उसका मानना है कि शादी सिर्फ उसी से होनी चाहिए जिसे आप पागलों की तरह प्यार करते हो, और कोई नहीं जानता कि वो इंसान लाइफ में कब एंट्री मारेगा। रुई की इस बात पर जोर से हंसती है और इसे सेंटिमेंटल नॉनसेंस कहकर रिजेक्ट कर देती है। लेकिन कियोस्की के लिए ये सिर्फ बातें नहीं, उसके प्रिंसिपल्स हैं। इसी चक्कर में तो वो आज तक किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ा। लेकिन रुई अपनी बात पर अड़ी है। उसे प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं। उसे बस शादीशुदा होने का टाइटल चाहिए। उसकी नज़र में ये उन दोनों के लिए एक परफेक्ट डील है। कियोस्की को रहने के लिए घर मिल जाएगा और उसे अपनी आज़ादी। थोड़ी देर शांति से सोचने के बाद कियोस्की को लगने लगता है कि यार शायद ये आइडिया उतना भी क्रेजी नहीं है जितना लग रहा था। ऊपर से रुई एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दे देती है। वो कहती है कि जब तक उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती वो उसके साथ रह सकता है। उसका प्रपोजल एकदम सीधा है, सिर्फ 100 दिनों के लिए शादीशुदा रहो। बेचारा कियोस्की अभी भी इस पूरी सिचुएशन को प्रोसेस ही कर रहा था कि माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए उसने एक छोटा सा जोक मार दिया। लेकिन जब उसने सीरियसली इस बारे में सोचा और रुई ने दोबारा दबाव डाला तो इस बार उसने हाँ कर दी। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। रुई और कियोस्की एक दूसरे को हाई स्कूल के दिनों से जानते थे। यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद भी उनकी दोस्ती बरकरार रही। कियोस्की ने हमेशा उसे स्ट्रिक्टली अ फ्रेंड की तरह देखा था, पर अब अचानक वो उसकी पत्नी बन चुकी थी। शादी की रस्मों के बाद कियोस्की ने सजेस्ट किया कि उन्हें कुछ वेडिंग पिक्चर्स क्लिक करवानी चाहिए। लेकिन रुई को तो जैसे ट्रेन पकड़नी थी। उसने सारी फॉर्मेलिटीज फटाफट निपटाई जैसे बस काम खत्म करना चाहती हो। जब कियोस्की अभी भी उन फोटो को देख रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो गया है, तभी रू ने उसे मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म थमाया। उसने कहा कि इसे फिल कर दो ताकि उनका रिश्ता ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो जाए और उनके सरनेम्स मैच कर सके। लेकिन कहानी में असली शॉकर तो अभी बाकी था। उसी वक्त उसने बड़े आराम से डिवोर्स पेपर्स भी उसके हाथ में थमा दिए। उसने साफ हिदायत दी कि इन्हें भी अभी ही भर दो ताकि सारा पेपर वर्क पहले से ही रेडी रहे। अभी भी सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा था। तो कियोस्की ने दबे पांव रू से पूछा कि क्या वो तब तक उसके घर रह सकता है जब तक उसे कोई फुल टाइम जॉब नहीं मिल जाती। रूई ने बड़े आराम से उसे तसल्ली दी कि वो इसकी फिक्र ना करे। दिन धीरे धीरे बीतता गया और आखिरकार रू ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। ये सुनकर कियोस्की थोड़ा सकपका गया। वो डिवोर्स की प्लानिंग और इस पूरी सिचुएशन की ऑकवर्डनेस में इतना खोया था कि एक पल के लिए भूल ही गया कि टेक्निकली अब एक मैरिड कपल है। जब उसने रूई को डिनर तैयार करते देखा तो उसकी धड़कनें और बढ़ गई। वो सोच रहा था कि पता नहीं आज खाने में क्या स्पेशल होगा। लेकिन जब खाना टेबल पर आया तो कियोस्की के होश उड़ गए। डिनर में सिर्फ सप्लीमेंट्स, गोलियां थीं। कियोस्की ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, यार गोलियां कोई असली डिनर नहीं होती। पर रूई को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मजे से उन्हें चबाने लगी। जब कियोस्की ने ऑफर किया कि वो बाहर कन्वीनियंट स्टोर से कुछ असली खाना ले आता है तो रूई ने उसे मना कर दिया। अपना खाना खत्म किया और सोने चली गई। जाते जाते उसने साफ कह दिया, तुम सोफे पर सोओगे। अगली सुबह खिड़की से छनकर आती गुनगुनी धूप के बीच रूई ने बड़े प्यार से कियोस्की को जगाया। जैसे ही वो उठा, नाश्ते में फिर वही सप्लीमेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे। बेचारा मायूस तो बहुत हुआ लेकिन बिना किसी शिकायत के उन्हें खा लिया। थोड़ी देर बाद जब रूई बाहर जाने के लिए तैयार हुई तो कियोस्की ने उसे रोका और पूछा कि क्या उसे घर के किसी काम में मदद चाहिए। रूई ने मना कर दिया और बताया कि ग्रोसरीज वो पहले ही ला चुकी है और साफ सफाई के लिए उनका रोबोट टमागो काफी है। कियोस्की ने मुस्कुराते हुए उसे गुड डे विश किया और जब शाम को रूई घर लौटी तो कियोस्की दरवाजे पर ही उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। रूई उसे लॉन्ड्री के लिए पैसे देती है और जैसे ही कियोस्की शावर लेने जाता है वह उसे बाथरूम वेंट ऑन करने की याद दिलाती है। ये सब देखकर कियोस्की थोड़ा सरप्राइज्ड है। उसे फील होने लगा है कि ये सब किसी टेम्परेरी डील जैसा नहीं लग रहा।
जब वो रोबोट टमागो को पूरी लगन से घर साफ करते देखता है तो क्योस्के को खुद पर शर्माने लगती है। उसे लगता है कि वो रूई पर एक बर्डन यानी बोझ बनता जा रहा है। टेबल पर रखे मैरिज एप्लीकेशन को देखकर उसके मन में सवाल आता है कि क्या रू इस पूरे अरेंजमेंट को लेकर दोबारा सोच रही है। अगली सुबह क्योस्के जल्दी उठ जाता है। आज उसका एक जॉब इंटरव्यू है, इसलिए वह अपने लिए बेंटो तैयार करता है और सोचा कि निकलने से पहले घर के थोड़े काम भी निपटा ले। वो रूई को जगाने के लिए उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोलता है और धीरे से उसका नाम पुकारता है। कोई जवाब न मिलने पर वो थोड़ा झिझकता है, पर फिर हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखता है। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रूई बिस्तर पर उल्टी पड़ी हुई थी और बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। पैनिक होकर क्योस्के उसके पास भागा और उसे धीरे धीरे हिलाया जब तक कि उसकी आंखें नहीं खुल गईं। उसने चेक किया तो पता चला कि रूई को तेज बुखार है। उसका शरीर तप रहा था। क्योस्के ने बड़े प्यार से उसे आराम करने को कहा और भरोसा दिलाया कि वो खाने पीने का ख्याल रख लेगा। रूई ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि वो खाली पेट नहीं सो सकती, लेकिन कौशिक ने उसे याद दिलाया कि नाश्ता पहले ही बन चुका है। उसने जोर देकर कहा कि इस बार मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। रूई उसकी इस कंसर्न से थोड़ी कंफ्यूज तो थी, पर उसने हामी सिर हिला दिया। क्योस्के ने बुखार कम करने के लिए उसके माथे पर गीला तौलिया रखा और उसे पानी पिलाया। थर्मामीटर में बुखार 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा था। बुखार काफी तेज था। क्योस्के एक बार फिर रूई को रिलैक्स करने के लिए कहता है और यकीन दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। उसके पास बैठकर क्योस्के अपने बनाए हुए बेंटो का जिक्र करता है और कहता है कि वो रू की पसंद के हिसाब से उसे फिर से रीअरेंज कर देगा। रू बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती है। क्योस्के मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर जाता है और जाते जाते उसे फिर से आराम करने की ताकीद करता है। जैसे ही वो जाता है रूई उसे एकटक देखती रह जाती है। वो खालीपन में डूबी हुई सोचती है कि आखिर वो बीमार कैसे पड़ गई, जबकि वो अपने पिता के साथ काम में इतनी मशगूल रहती थी। पर उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, किसी और के साथ अपना लिविंग स्पेस शेयर करने का वो अनजाना सा एहसास। थोड़ी देर बाद क्योस्के वापस आता है और रूई को बड़े प्यार से जगाता है। वो बड़े गर्व से उसे बताता है कि उसने रूई की फेवरेट टोमेटो पोरच यानी टमाटर का दलिया बनाई है। वो पूछता है कि क्या उसकी हिम्मत है खाने की। रूई जो भूख से तड़प रही थी तुरंत हाँ कर देती है। पहला निवाला खाते ही रूई हैरान रह जाती है। खाना वाकई इनक्रेडिबल था। वो खाने की जमकर तारीफ करती है तो क्योस्के थोड़ा शर्माते हुए मानता है कि वो अब घर के कामों में काफ़ी एक्सपर्ट हो गया है। वो फिर से ऑफर देता है कि उसे घर के कामों में हाथ पटाने दिया जाए। वो कहता है तुम अब तक सब अकेले संभाल रही थी, पर अब मैं हूं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मुझे मदद करने दो। वो आगे कहता है कि वो घर पर अक्सर अकेला रहता है, इसलिए मदद करना उसे फुलफिलिंग यानी संतोषजनक महसूस कराएगा। सन्नाटे को तोड़ते हुए रूई आखिरकार मान लेती है कि क्योस्के की मौजूदगी उसे कंफर्टिंग लगती है। वो उसे मदद करने की इजाज़त दे देती है, जिसे सुनकर क्योस्के ब्लश करने लगता है। तभी वो बड़े उत्साह से बताता है कि उसने साथ में मेसो सूप भी बनाया है, जिसे सुनकर रूई दंग रह जाती है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो उसे खाना खत्म करने और थोड़ा और आराम करने के लिए कहता है। दोबारा नींद की आगोश में जाने से पहले रूई एक बार फिर उस दलिया की तारीफ करती है। जब वो सो रही होती है, क्योस्के घर के सारे कामों में जुट जाता है। वो काम में इतना खो जाता है कि उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। जब उसे एहसास होता है तो वो थोड़ा पैनिक कर जाता है। वो जल्दी जल्दी सब निपटाता है और रूई को आराम करने की सलाह देकर अपने काम के लिए निकल पड़ता है। रूई उसे जाते हुए देखती है और उसके होठों पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। अगली सुबह रूई का बुखार उतर चुका है और वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही है। ब्रेकफास्ट पर दोनों के बीच एक प्यारी और शांत बातचीत होती है, जिससे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। क्योस्के कमरे में तब आता है जब रूई शावर लेकर निकली होती है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठती है और बीमारी के दौरान उसकी देखभाल करने के लिए उसे सिंसियरली थैंक यू कहती है। तभी रूई सिगरेट जलाने के लिए माचिस उठाती है, लेकिन क्योस्के फुर्ती से उसके हाथ से उसे छीन लेता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो अभी अभी बुखार से ठीक हुई है। फिर थोड़ी झिझक के साथ वो उस मैरिज एप्लीकेशन की बात छेड़ता है और पूछता है कि इसे अभी तक सबमिट क्यों नहीं किया गया। रूई बताती है कि उसने इसे इसलिए रोक कर रखा था ताकि अगर क्योस्के का मन बदल जाए तो वो किसी भी वक्त बैकआउट कर सके। वो उसकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? क्योस्के जवाब देता है कि क्योंकि इस अरेंजमेंट से सबसे ज्यादा बेनिफिट उसका हो रहा है, इसलिए ये सवाल तो उसे उससे पूछना चाहिए। रूई मुस्कुराती है और एडमिट करती है कि उसके साथ रहना उतना मुश्किल नहीं रहा जितना उसने सोचा था। जब रूई उसके जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछती है तो क्योस्के कन्फेस करता है कि वो लेट हो गया था और इंटरव्यू वैसा नहीं गया जैसा उसने सोचा था। रूई उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योस्के के मन में अभी भी वही डर है कि कहीं वो उस पर बोझ तो नहीं बन रहा। रूई को ब्रेकफास्ट करते देख क्योस्के का मन थोड़ा हल्का होता है। वो मन ही मन ठान लेता है कि वो खुद को उनके सफाई वाले रोबोट टमागो से भी ज्यादा यूजफुल साबित करके दिखाएगा। लेकिन रूई उसे तुरंत टोक देती है। वो कहती है कि टमागो बहुत मददगार है और दिखने में भी गोल-मटोल और अडॉरेबल है, इसीलिए वो उससे पंगा ना ले। पूरी ऑप्टिमिज्म के साथ दोनों आखिरकार अपनी मैरिज एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये कदम उठाते वक्त क्योस्के को महसूस होता है कि ये 100 दिन उनकी सालों पुरानी दोस्ती से बिल्कुल अलग होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ रूई का पूरा ध्यान अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने पर है। अगले दिन वे फॉर्म सबमिट करने निकल जाते हैं।
हालांकि दोनों जानते हैं कि इस रिश्ते की एक एक्सपिरेशन डेट है, फिर भी इस वक्त वे एक कपिल हैं, भले ही ये सब उन्हें किसी सपने या सुरियल जैसा लग रहा हो। अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान रूही जैसे ही अपना लंच बॉक्स खोलती है, वो कियोस्के के बनाए ब्यूटीफुल मील को देखकर दंग रह जाती है। वो नोटिस करती है कि कियोस्के के डेकोरेटिंग स्किल्स दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं। हर चीज़ बड़े प्यार और क्रिएटिविटी से सजाई गई थी। हाँ, तभी हायाकावा कुरुमी वहां आती है और रूही को बधाई देती है कि उसने ऑफिस के सबसे मुश्किल क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वो रूही के कूल डिमिनर की तारीफ करते हुए उसे मस्ती में फ्रेंडली कंपटीशन के लिए चैलेंज भी करती है। तभी कुरुमी की नज़र रूही के लंच पर पड़ती है और वो उस खाने में आए अचानक बदलाव को देखकर सवाल पूछने लगती है। रूही बड़े कामली जवाब देती है, ये खाना मेरे पति ने बनाया है। ये सुनकर कुरुमी के साथ साथ खुद रूही के लिए भी यह एहसास किसी सरप्राइज से कम नहीं था। रूही को देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। उसका यह शक दूर करने के लिए रूही थोड़ा सख्त लहजे में लंच की तरफ इशारा करती है और कहती है कि बस इस खाने को देखना ही काफ़ी होना चाहिए, ये साबित करने के लिए कि वो शादीशुदा है। लेकिन कुरुमी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वो तुरंत पॉइंट आउट करती है कि रूही ने तो वेडिंग रिंग तक नहीं पहनी है। ये सुनकर रूही एकदम खामोश हो जाती है और अपने हाथ की तरफ देखती है। कुरुमी मजाक में उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि शायद रूही अपनी कुकिंग स्किल्स बस इसलिए सुधार रही है ताकि जल्दबाजी में होने वाले डिवोर्स की एम्ब्रेसमेंट से बच सके। रूही कुछ नहीं बोलती, बस अपनी खाली उंगलियों को घूरती रह जाती है। उसे एहसास होता है कि वह एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गई थी। घर लौटने के बाद रूही वेडिंग रिंग खरीदने की बात छेड़ती है। कियोस्के के थोड़ा कंफ्यूज दिखता है तो रूही समझाती है कि अगर वो चाहते हैं कि लोग उनकी शादी को सच माने तो रिंग्स पहनना ज़रूरी है। कियोस्के के हिचकिचाता है और कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। रूही सजेस्ट करती है कि वह किसी नॉर्मल जनरल स्टोर से एक पैर उठा लेते हैं, पर कियोस्के के इस बात पर प्रोटेस्ट करता है। उसका मानना है कि वेडिंग रिंग्स मीनिंगफुल होनी चाहिए, जिन पे उनके नाम लिखे हो कुछ स्पेशल। वो इंसिस्ट करता है कि रूही थोड़ा इंतजार करें जब तक वो पैसे जोड़ ना ले, लेकिन रूही उसे तुरंत रियलिटी चेक देती है। वो याद दिलाती है कि ये सिर्फ 100 दिन का अरेंजमेंट है और महंगी रिंग्स पर पैसे खर्च करना फिजूल खर्ची होगी, खासकर तब जब उसे अपने नए घर के लिए पैसे बचाने चाहिए। आखिरकार कियोस्के के हार मान लेता है और उसके साथ जनरल स्टोर चलने के लिए राजी हो जाता है। स्टोर पहुंचकर रूही बिना ज्यादा सोचे वही पहली रिंग उठा लेती है जो उसने ट्राई की थी। लेकिन कियोस्के कहता है कि उन्हें कम से कम थोड़ी अच्छी दिखने वाली चीज लेनी चाहिए। वो खुद ब्राउज करने लगता है, ऐसी रिंग्स ढूंढते हुए जो सुंदर भी हो और बजट में भी। रूही इंसिस्ट करती है कि एक सिंपल सी रिंग काफी होगी, अब पर कियोस्के कुछ क्यूटर ढूंढना चाहता है। वो उसे फ्लावर और हार्ट शेप्ड रिंग्स दिखाता है, पर रूही तुरंत उसके लैक ऑफ टेस्ट का मजाक उड़ा देती है। रूही उसकी चॉइसेस को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि सिंपल रिंग ही सही है, क्योंकि वो उस पर कियोस्के पर भी अच्छी लगेगी। रूही की इस बात से कि वो इस फेक मैरिज को इतने कन्विंसिंग तरीके से निभाना चाहती है, कियोस्के थोड़ा टच हो जाता है और रिंग्स के पैसे खुद देने का ऑफर करता है। रूही राजी हो जाती है और वहां से कॉस्मेटिक सेक्शन की तरफ निकल जाती है। पीछे कियोस्के वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। इंतजार करते वक्त उसकी नज़र एक और कपल पर पड़ती है जो बड़े खुशी खुशी अपने लिए रिंग्स चुन रहे होते हैं। उन्हें देखकर कियोस्के धीरे से अपने आप से एडमिट करता है कि काश वो भी अपनी पार्टनर को एक सुंदर सी रिंग दे पाता, पर वो जल्द ही रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। जब तक रूही इस सस्ती रिंग से खुश है तब तक सब ठीक है। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसे रूही को ढूंढना है। दूसरी तरफ रूही अभी भी कॉस्मेटिक सेक्शन में है और अलग अलग सप्लीमेंट्स देख रही है, हालांकि वो उनमें से ज्यादातर को तुरंत रिजेक्ट कर देती है। रूही के दिमाग में जनरल स्टोर से रिंग्स लेना सबसे प्रैक्टिकल और सस्ता ऑप्शन था। जब वो कियोस्के की तरफ देखती है तो उसे उसकी एक पुरानी आदत नजर आती है। वो घबराहट में अपने कपड़ों को खींच रहा होता है, जो वो हमेशा तभी करता है जब उसके मन में कोई बात चल रही हो। रूही उसकी इस हालत को समझ तो जाती है, पर उस वक्त कुछ नहीं बोलती। फिर कियोस्के के सजेस्ट करता है कि अगर उसकी शॉपिंग खत्म हो गई हो तो उन्हें घर चलना चाहिए, और रूही हाँ में सर हिला देती है। लेकिन वहां से निकलने से पहले रूही उसे रोकती है और बड़े आराम से उसकी इस आदत के बारे में टोकते हुए सीधे पूछती है कि आखिर बात क्या है और उसे क्या परेशानी हो रही है। रूही उससे साफ साफ कहती है कि वो थक चुकी है, उसे हमेशा दूसरों को पहले रखते हुए देखकर, जबकि वो अपने खुद के फीलिंग्स को इग्नोर कर देता है। वो उसे कहती है कि उसे अपनी हर बात शेयर करनी चाहिए क्योंकि आखिरकार वो उसकी पत्नी है। क्या उसके थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर आखिरकार उसकी तरफ देखता है और बस इतना कहता है कि वो उसके साथ चले। रूही बिना किसी हिचकिचाहट के राजी हो जाती है। वो दोनों एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां कियोस्के के उसे अपने उस पुराने सपने के बारे में बताता है कि वो इसी जगह पर एक रोमांटिक प्रपोजल करना चाहता था। हालांकि वो इस बात से एग्री करता है कि वो उसे कोई बहुत महंगी या डिसेंट रिंग नहीं दे सकता, पर वो समझाता है कि रिंग्स एक्सचेंज करना एक रोमांटिक मेमोरी होनी चाहिए। उसके लिए ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची कहानी होनी चाहिए जो हमेशा याद रहे। आखिरकार रूही को भी एक दिन किसी को बताना पड़ सकता है कि उसे कैसे प्रपोज किया गया था, और ऐसे में एक झूठी कहानी सुनाने से बेहतर है कि एक सच्ची और दिल को छूने वाली याद हो। रूही हाँ में सर हिलाती है और पूछती है कि वो इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है। एक मुस्कुराहट के साथ कियोस्के के माहौल बनाता है। वो दोनों एक ऐसे आसमान के नीचे खड़े हैं जो तारों की खूबसूरत चादर से ढका हुआ है। फिर वो अचानक एक घुटने पर बैठता है और फॉर्मली उसे प्रपोज करता है।
रूही हमेशा की तरह बिल्कुल शांत और थोड़ी कोल्ड रहकर हाँ कहती है और उसे याद दिलाती है कि उनकी शादी तो पहले ही हो चुकी है। फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। क्योस्की के हर एक पल को बड़े सुकून से महसूस करता है, जैसे वो इस मोमेंट को हमेशा के लिए दिल में बसा लेना चाहता हो। जब वो रिंग पहना चुका होता है तो वो रूही से कहता है कि अब उसकी बारी है। रूही अपनी रिंग को एक बार देखती है और फिर उसे क्योस्की की उंगली में पहना देती है। क्योस्की की अपनी खुशी रोक नहीं पाता और मन ही मन सोचता है कि रूही कितनी खूबसूरत लग रही है। रूही खामोशी से अपना काम करती है, हालांकि रिंग क्योस्की की उंगली में थोड़ी टाइट होती है। क्योस्की को इतना ज्यादा खुश देखकर रूही थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और उससे पूछती है कि वो इस पल को इतना रोमांटिक बनाने में इतना इन्वेस्टेड क्यों है। वो खुलकर बात करने लगता है और बताता है कि उसकी दादी अक्सर अपने और दादाजी के साथ बिताए हुए पलों की कहानियां सुनाती थी, ऐसी कहानियां जो प्यार और अपनापन से भरी होती थी। रूही को उसकी बातों में थोड़ी उदासी महसूस होती है तो वो धीरे से उसकी दादी की तबीयत के बारे में पूछती है। क्योस्की के उसे यकीन दिलाता है कि वो आगे आने वाली किसी भी बात के लिए मानसिक रूप से तैयार है। साथ ही वो ये खुशखबरी भी शेयर करता है कि उसे एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब मिल गई है और अब वो उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही कोई फुल टाइम मौका भी मिल जाए। तभी सडनली रूही को एहसास होता है कि क्योस्की के लिए ये मोमेंट कितना खास था और उसे इस बात की शर्म आने लगती है कि उसने अपना बेस्ट नहीं दिया। रूही की बेचैनी को समझते हुए क्योस्की के बड़े प्यार से उसे संभालता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी विश पूरी की। अब थोड़ी क्यूरियस होकर रूही उससे पूछती है कि कपल्स आखिर और कौन कौन सी रोमांटिक चीजें करते हैं। क्योस्की के याद दिलाता है कि बहुत से कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, रूही तुरंत हाँ बोल देती है इसे ट्राई करने के लिए। क्योस्की थोड़ा फ्लस्टर्ड घबरा जाता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर रूही जिद करती है कि अब उसकी बारी है क्योस्की को खुश करने की। जब वो दोनों साथ साथ चलते हैं और उनके हाथ एक दूसरे में उलझे होते हैं तो क्योस्की अपनी ब्लशिंग नहीं रोक पाता। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया है, पर बहुत प्यारा है और उसे अपने सीने में एक हल्की सी हलचल महसूस होती है। अगले दिन रूही अपने ऑफिस में थी जब उसने अपना बेंटो लंच बॉक्स खोला। अंदर इतने सारे गोल गोल डिजाइन देखकर वो हैरान रह गई और उसे लगा कि क्योस्की वाकई बहुत खुश रहा होगा। तभी कुरुमी वहां आई। उसे रूही से केस के बारे में बात करनी थी, लेकिन अचानक उसकी नजर रूही की रिंग पर पड़ी। कुरुमी फौरन रूही के बगल में आकर बैठ गई और उसकी उंगली में अंगूठी देखकर रोने लगी। रोते बिलखते कुरुमी ने आखिरकार इस रियलिटी को मान लिया कि रूही ने किसी ऐरे गहरे लड़के से शादी कर ली है। इसे बर्दाश्त न करते हुए कुरुमी के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक डरावने हो गए। उसने रूही से वादा किया कि वो उसके पति को ढूंढ निकालेगी और कुछ न कुछ तो करेगी। कुरुमी को इतना सीरियस देखकर रूही ने उसे रुकने को कहा। रूही से चिपकते हुए कुरुमी ने पूछा कि क्या वो और उसका पति साथ में लवे डॉवे रहते हैं और क्या वो आपस में फ्लर्ट करते हैं। जब कुरुमी ने रूही से कहा कि वो उसकी तरह नहीं है, तो रूही इस लवे डॉवे वाली बात को लेकर उलझन में पड़ गई। रूही को इसका मतलब तक नहीं पता था, जिससे कुरुमी को पूरा यकीन हो गया कि इस शादी के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद है। हालांकि कुरुमी की बात सच थी, पर रूही ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। कुरुमी ने यह भी नोटिस किया कि रूही के चेहरे पर कोई शादी वाली खुशी वाली वाइब नहीं है। फिर उसे लगा कि रूही ऐसी ही है, तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। रूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पोस्ट वेडिंग ब्लिस क्या होता है। अचानक ब्रेक के दौरान रूही के पेरेंट्स का फोन आया। कुरुमी ने पूछा कि क्या किसी लड़के का फोन है और कहा कि वो रूही की तरफ से फोन उठा लेती है। रूही ने बताया कि उसकी मम्मी का फोन है और वो बात करने के लिए बाहर चली गई। कुरुमी ने उसे तंग करना बंद किया और कहा कि वो उसकी सीट रोक कर रखेगी। जब रूही फोन पर बात कर रही थी, तब कुरुमी उसके लंच बॉक्स को देख रही थी और उसे वो काफी क्रिंज लगा। दूसरी तरफ फोन पर अपनी माँ की बात सुनकर रूही दंग रह गई। बाद में उस दिन रूही घर लौटी और क्योस्की के पास गई। क्योस्की ने उसका स्वागत किया, जिसके बाद रूही ने उसे खबर दी कि उसके पेरेंट्स आ रहे हैं। क्योस्की हैरान था कि रूही के पेरेंट्स इतनी जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग अभी तैयार नहीं थे। रूही ने क्योस्की से कहा कि अब उनकी लवे डॉवे ट्रेनिंग शुरू होगी। इधर क्योस्की ने अपनी क्लाइंट को बताया कि अब वो जा रहा है। वो बुजुर्ग महिला बहुत शुक्रगुजार थी कि क्योस्की देर तक रुका और उसने उसके बनाए खाने की बहुत तारीफ की। उसने उम्मीद जताई कि क्योस्की दोबारा उसके लिए खाना बनाएगा। घर से निकलते वक्त क्योस्की ने सोचा कि वो महिला बहुत ही काइंड है। फोन पर टाइम देखा तो काफी देर हो चुकी थी। क्योस्की जल्दी जल्दी घर भागा क्योंकि उसे लगा रूही काम से लौट आई होगी। जब क्योस्की ने घर की लाइट जलती देखी तो उसे समझ आ गया कि रूही घर पर है। दरवाजा खोलकर उसने अपनी मौजूदगी बताई। रूही ने उसका वेलकम किया, लेकिन जैसे ही उसने पूछा कि आपको पहले नहाना है, डिनर करना है या मैं, क्योस्की शर्म से लाल हो गया। हालांकि उसकी खुशी तब गायब हो गई जब रूही ने पूछा कि इन शब्दों का आखिर मतलब क्या है। क्योस्की को बड़ा झटका लगा कि रूही को पता ही नहीं है कि उसने अभी क्या बोला। जब उसने रूही के इस अचानक फ्लर्टेशियस बिहेवियर के बारे में पूछा, तो रूही को एहसास हुआ कि वो उसे कुछ बताना भूल गई थी। उसने क्योस्की को याद दिलाया कि आज से उनकी लवे डॉवे ट्रेनिंग शुरू हो रही है। क्योस्की को लगा कि रूही मजाक कर रही है, चूंकि रूही के पेरेंट्स जल्द ही आने वाले थे। उसे लगा कि अगर वो ऐसे ही रहे तो उसके पेरेंट्स उन्हें एक लविंग कपल की तरह कभी नहीं देखेंगे।
रूई ने कियोस्के से कहा कि उन्हें लवे डवे दिखने की ट्रेनिंग करनी होगी ताकि उसके पेरेंट्स को कोई शक न हो। कियोस्के थोड़ा नर्वस हो गया और उसने साफ किया कि रूई जिस बारे में बात कर रही है वो बस एक दिखावे का रिश्ता है। परेशान होकर उसने रूई से कहा कि वो ये सब नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद को उन चीज़ों के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो सिर्फ लवर्स करते हैं। रूई ने कियोस्के को टोकते हुए कहा कि लवर्स की तरह एक्टिंग करना भूल जाओ, हम पति पत्नी हैं। कियोस्के तब दंग रह गया जब रूई ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने कमरे में ले गई। कियोस्के बिल्कुल फ्रोजन होकर बेड पर बैठ गया और अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने रूई से पूछा कि आखिर वो वहाँ क्यों बैठा है। रूई समझ गई कि कियोस्के एंग्शियस है और उसने माना कि उसे खुद भी इस लवे डोवे कॉन्सेप्ट की ज्यादा समझ नहीं है। कियोस्के ने जवाब दिया कि इस वक्त मुद्दा लवे डोवे होना नहीं बल्कि सिचुएशन अजीब है। रूई ने उसे भरोसा दिलाया कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है और उसे एक लिस्ट दिखाई जो उसने पूरी रिसर्च के बाद बनाई थी। उसे यकीन था कि अगर वे एक एक करके इन टास्क्स को फॉलो करेंगे तो वे अपने पेरेंट्स को यकीन दिला पाएंगे। कियोस्के ने उसे समझाया कि प्यार जताना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे चेकलिस्ट में बांटा जा सके। रूई ने सबसे पहले कियोस्के की कंसेंट मांगी। उसकी इतनी फॉर्मल टोन देखकर कियोस्के ने पूछा कि वो अचानक उसे किसी बॉस की तरह ट्रीट क्यों कर रही है। जैसे ही उसने लिस्ट के टास्क पढ़े उसे लगा कि ये सब बिल्कुल गलत है। कियोस्के को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि एक टास्क किसिंग के बारे में था। वो इतना हैरान हुआ कि उसके हाथ से लिस्ट ही गिर गई। उसने रूई को बताया कि एक दूसरे को किस करना बहुत बड़ी बात है और उनके लिए ये हद से बाहर होगा। नादान रूई ने पूछा कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है। हालांकि कियोस्के रूई की मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसे शक होने लगा था कि क्या वो इन लिखे हुए कामों को कर भी पाएगा। उसने क्यूरियस होकर पूछा कि रूई ने ये रिसर्च आखिर की कहाँ से है। तब रूई ने एक किताब दिखाई और बताया कि ये सारे आइडियाज एक शूजो मांगा से आए हैं। कियोस्के और भी उलझन में पड़ गया कि किताब के अंदर इतने सारे स्टिकी नोट्स क्यों लगे हैं। उसने फिर से रूई से कहा कि शायद वो ये सब लवे डोवे एक्ट्स नहीं कर पाएगा। जब कियोस्के को ये सब मुश्किल लगा तो रूई सोचने लगी कि क्या बिगिनर्स के लिए कोई अलग से मैनुअल आता है। रूई कियोस्के के बगल में आई और डिसाइड किया कि वे लिस्ट के सबसे टॉप वाले टास्क से शुरू करेंगे। लैप पिलो गोद में सिर रखकर लेटना का टास्क करने के लिए रूई ने कियोस्के को अपने पास बुलाया। कियोस्के कंफ्यूज था तो रूई ने समझाया कि वो बस ये चाह रही है कि कियोस्के अपना सिर उसकी गोद में रखे। रूई ने यह भी कहा कि मांग्स में डेटिंग शुरू करने से बहुत पहले ही लैप पिलो वाला सीन दिखाया जाता है। कियोस्के मान गया कि मांग्स में ऐसा होता है, लेकिन उसने पॉइंट आउट किया कि उनके बीच की जगह लैप पिलो के लिए बहुत कम है। रूई मान गई और उसने कियोस्के को लेटने को कहा। कियोस्के अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही रूई अचानक उसकी बाजू पर लेट गई। रूई के चेहरे पर जीत की खुशी दिख रही थी, पर कियोस्के ने कहा कि यह तरीका काम नहीं कर रहा। रूई ने कहा कि अगर वो उसके करीब नहीं आ सकता तो वो खुद पहल करेगी। कियोस्के ने कहा कि वो आम पिलो नहीं दे सकता क्योंकि ये लैप पिलो से भी ज्यादा करीब और अजीब है। दोनों के बीच इस बात पर बहस होने लगी। कियोस्के ने अपना चेहरा छिपा लिया और रूई को हटने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वो इन सब हरकतों के लिए नहीं बना है। रूई ने पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो उसके लिए काम करेगी। कियोस्के ने जवाब दिया कि उनका इस तरह बेड पर होना ही अपने आप में क्रेजी है। तभी रूई को कुछ याद आया जो लिस्ट में नहीं था। उसने कियोस्के से कहा कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो कियोस्के भी कर सकता है। रूई ने घूमकर एक यस पिलो दिखाया, जिसे देखकर कियोस्के के होश उड़ गए। रूई का मानना था कि बेड पर ये तकिया रखकर वे दिखा सकते हैं कि वे कितने लवे डोवे हैं। उसने कियोस्के को तसल्ली दी कि इस तकिए का मतलब ये नहीं है कि वे सच में फिजिकल होंगे। उसने पहले ही सोच लिया था कि शायद उसके पेरेंट्स कमरे में झांक कर देख सकते हैं। घबराए हुए कियोस्के ने पूछा कि क्या सच में इतनी दूर तक जाना जरूरी है। रूई ने कहा कि हाँ, जरूरी है, और उसे लगा कि बेड पर यस पिलो रखने में कियोस्के को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कियोस्के उस तकिए को देखकर इमेजिन करने लगा और शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। उसे लगा कि उनकी इस प्रिटेंड मैरिज में उन्हें इतनी पवित्र चीज के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए। प्लान बदलते हुए रूई ने एक नो पिलो निकाला और कहा कि ये पहले वाले जितना लवे दवे नहीं लग रहा। कियोस्के की बात सुनकर रूई ने उससे पूछा कि आखिर उसे इन दोनों में से कौन सा चाहिए। कियोस्के ने साफ किया कि उसे बुरा नहीं लगा है, पर वो बस थोड़ा असहज है। चिढ़कर रूई ने फैसला किया कि वो येस पिलो ही इस्तेमाल करेगी। उस तकिए को देखकर कियोस्के को लगा जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी। रूई ने कियोस्के से कहा कि अगर वे एक बार इसे कर लेंगे तो तकिया बाहर रखना कोई बड़ी बात नहीं होगी। डर के मारे दुबकते हुए कियोस्के सोचने लगा कि ये स्तर इतना ऊंचा क्यों होता जा रहा है, जबकि वो तो एक किस तक नहीं कर पा रहा था। कियोस्के बार बार उसके आइडियाज को रिजेक्ट कर रहा था, जिससे रूई को गुस्सा आ गया। उसने कियोस्के से पूछा कि क्या उसे सिर्फ मैं नहीं कर सकता, कहना ही आता है। रूई ने सुझाव दिया कि कियोस्के को पहले खुद इसे ट्राई करना चाहिए और फिर कोई राय बनानी चाहिए, बजाय इसके कि वो बस अपने दिमाग में वरीज पाल कर रखे। कियोस्के ने रूई से पूछा कि क्या वो उसके इरादों के खिलाफ है, लेकिन रूई को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कियोस्के से कहा कि वो सब्जेक्ट न बदले। रूई ने कियोस्के को ऑर्डर दिया कि वो उसे किस करे और फिर खुद तय करे। जब कियोस्के ने फिर से कहा कि वो नहीं कर सकता तो रूई ने वजह पूछी। कियोस्के ने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के लिए वैसा महसूस नहीं करते।
रूही ने जवाब दिया कि वे ये सब इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि दिखा सकें कि वे एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। कियोस्के के बार बार मना करने पर रूही ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने मन में बिठा लिया है कि वो नहीं कर सकता। रूही का मानना था कि अगर कियोस्के कोशिश करेगा तो शायद वो खुद भी हैरान रह जाएगा। कियोस्के की आंखों में आंसू देखकर रूही ने उसे रोने से मना किया। हालांकि रूही ने उसे रोते हुए देख लिया था, फिर भी कियोस्के मुकरता रहा। रूही ने थोड़ा ज्यादा गुस्सा होने के लिए माफी मांगी। कियोस्के ने जवाब दिया कि ये उसकी गलती है क्योंकि वो रूही पर हमेशा निर्भर करता है, फिर भी उसे वो मदद नहीं दे पा रहा जिसकी उसे जरूरत है। जिस पल से उनकी प्रिटेंड मैरिज शुरू हुई थी, कियोस्के को पता था कि कभी न कभी उन्हें कुछ इंटीमेट करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। कियोस्के जानता था कि वो ये नहीं कर पाएगा और उसे शुरुआत में ही इस ऑफर को ठुकरा न देने का पछतावा होने लगा। खुद को रूही पर एक बोझ की तरह देखते हुए कियोस्के सोचने लगा कि वो आखिर कर क्या रहा है। रूही ने कियोस्के से पूछा कि अगर वो कुछ भी लवे नहीं कर सकता तो उसने उसका हाथ क्यों पकड़ा था। उस पल कियोस्के को रूही की फीलिंग्स का अंदाजा हो गया। उलझन में पड़कर रूही ने अपनी फीलिंग्स के बारे में पूछा। कियोस्के समझ गया था कि रूही उसके लिए मेहनत कर रही है, जिससे वो हैरान रह गया। कियोस्के ने हमेशा रूही के लिए मेहनत करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि कोई और भी उसके लिए ऐसा ही सोच रहा है। उसे इस बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक रूही ने खुद उसे नहीं बताया। कियोस्के ने गहरी सांस ली, क्योंकि आखिरकार उसे समझ आ गया था कि वे साथ में क्या कर सकते हैं जिससे वे लवे डोवे लगे। कियोस्के ने रूही से पूछा कि क्या वो उसके साथ कुकिंग करना चाहती है। रूही को समझ नहीं आया कि अचानक कुकिंग की बात कहाँ से आ गई। किचन में पहुंचकर कियोस्के ने कहा कि साथ में खाना बनाकर वे नेचुरली लवे डोवे दिख सकते हैं, और उसने इसे लवे डोवे ट्रेनिंग बेटा वर्जन का नाम दिया। रूही के लिए कुकिंग भी किसी ऑफिस के काम जैसी ही थी। कियोस्के ने समझाया कि साथ में खाना बनाना एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ाने जैसा है। कियोस्के की बात सुनकर रूही ने उसे बताया कि उसे कुकिंग नहीं आती। कियोस्के के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वह रूही को सिखाने के लिए तैयार था। कियोस्के का मानना था कि वे जो कर रहे हैं वो एक अच्छी ट्रेनिंग है, क्योंकि इससे उन दोनों को लवे डोवे होने और कुकिंग करने दोनों का एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि रूही के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। जब रूही ने पूछा कि वे क्या बनाएंगे, तो कियोस्के ने सोचा कि उन्हें आसान सी करी बनानी चाहिए। रूही को भी करी पसंद थी और उसने बड़े आराम से कहा कि वो इसे 3 मिनट में बना सकती है। यह सुनकर कियोस्के को झटका लगा। उसने रूही को बताया कि वे माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसे बिल्कुल शुरुआत से बनाएंगे। आलू तैयार करते हुए कियोस्के ने रूही से पूछा कि क्या उसके पास कोई छीलने वाला चाकू है, लेकिन रूही को तो ये भी नहीं पता था कि पीलर क्या होता है। जब कियोस्के को समझ आया कि रूही के पास कोई पिलर नहीं है, तो उसने उसे टोकते हुए कहा कि पहली बार चाकू इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। चोट से बचने के लिए कियोस्के ने खुद छिलका उतारने का फैसला किया। जब कियोस्के ने छीला हुआ आलू रूही को पकड़ाया, तो वो हैरान रह गई कि कियोस्के कितना तेज था। कियोस्के ने सुझाव दिया कि रूही आलू को 4 हिस्सों में काट दे। रूही को सिर्फ एक हाथ से आलू काटते देख कियोस्के घबरा गया। उसने चिंता जताते हुए रूही को सलाह दी कि वह दोनों हाथों का इस्तेमाल करे, क्योंकि एक हाथ से काटना डेंजरस है। जब रूही ने बताया कि उसने जिंदगी में कभी चाकू नहीं पकड़ा, तो कियोस्के ने माफी मांगी और रूही को चाकू इस्तेमाल करने का सही तरीका समझाया। रूही का हाथ पकड़कर उसे गाइड करते हुए कियोस्के ने उसे हैंडल को नीचे से कसकर पकड़ने को कहा। दूसरे हाथ से रूही को आलू को मजबूती से दबाना था। ये देखकर कि कियोस्के अब उसके कितने करीब है, रूही ने उसे टोका। कियोस्के ने अचानक एहसास होने पर फौरन माफी मांगी। रूही को समझ आया कि कियोस्के ने ध्यान ही नहीं दिया कि वे कितने करीब आ गए थे। रूही को लगा कि आखिरकार कियोस्के ने अपनी झिझक छोड़ी और उसके करीब आने की हिम्मत दिखाई। कियोस्के ने सफाई दी कि वो बस ये देख रहा था कि रूही को चोट न लग जाए। जब कियोस्के ने फिर से माफी मांगी, तो रूही ने उसे थम्स अप दिया और कहा कि माफी मत मांगो और इसी तरह काम जारी रखो। फिर रूही ने कियोस्के को बुलाया और ठीक से काटने का लेसन मांगा। कियोस्के ने बोलकर समझाने की कोशिश की, पर रूही को समझ नहीं आया। उसने सुझाव दिया कि वे साथ मिलकर काटें ताकि उसे चोट न लगे। कियोस्के इस शर्त पर मान गया कि वे ऐसा सिर्फ एक बार करेंगे। रूही का हाथ गाइड करते हुए कियोस्के अपनी घबराहट पर काबू नहीं पा रहा था। रूही ने कहा कि वे साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। दूसरी ओर कियोस्के इतना नर्वस था कि उसे लगा जैसे उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसे ही रूही ने एक टुकड़ा काटा, कियोस्के तुरंत पीछे हट गया और सुझाव दिया कि अब रूही खुद कोशिश करे, जबकि वो बाकी आलू छील लेगा। रूही ने सोचा कि आखिरकार वे करीब आ ही गए, और उसे लगा कि कियोस्के की समस्या शायद उसकी फीलिंग से जुड़ी है, क्योंकि वो इतने नेचुरली उसके साथ फिजिकल इंटरेक्शन कर पा रहा था। कियोस्के को आलू छीलते हुए देखते हुए रूही ने उससे कहा कि वो बहुत कूल लग रहा है। उलझन में पड़कर कियोस्के ने पूछा कि क्या ये भी उसकी ट्रेनिंग का कोई हिस्सा है, जैसे किसी को इम्प्रेस करना। रूही ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, वो बस वही कह रही थी जो उसके मन में आया। कियोस्के शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसे बहुत एनर्जाइज महसूस हुआ और वो तेजी से आलू छीलने लगा। आलू छीलने और काटने के बाद रूही ने नोटिस किया कि कियोस्के 7वें आसमान पर लग रहा है। कियोस्के ने जवाब दिया कि वो बहुत खुश है, जिससे रूही को चिंता हुई। उसने कहा कि अगर वो फोकस नहीं करेगा तो खुद को चोट पहुंचा लेगा। रूही को यकीन दिलाते हुए कि वो ठीक है, कियोस्के ने कहा कि अब उन्हें इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करना होगा और रूही को तेल डालने के लिए कहा। रूही ने जब तेल डाल दिया,
तो क्योस्के ने उसे सबसे पहले मीट फ्राई करने का निर्देश दिया। उसने बताया कि मीट पक जाने के बाद वे सब्जियां डालेंगे। क्योस्के ने रुई को एक टिप दी कि उमामी स्वाद लाने के लिए उन्हें पहले फ्राई करना चाहिए, न कि सब कुछ एक साथ डाल देना चाहिए। रुई को उम्मीद नहीं थी कि उसे कुकिंग में इतना मजा आएगा। ये सुनकर क्योस्के को बहुत खुशी हुई। उसने रुई से कहा कि मीट को ज्यादा न पकाए क्योंकि अब सब्जियां डालने की बारी है। जब बर्तन में उबाल आने लगा तो क्योस्के ने रुई को बताया कि अब बस इसे धीमी आंच पर सिमर होने देना है। हैरानी की बात यह थी कि रुई को लगा कि करी बनाना कितना आसान काम था। तभी क्योस्के ने अचानक माफी मांग ली, जिससे रुई उलझन में पड़ गई कि आखिर वो किस बात के लिए सॉरी बोल रहा है। क्योस्के वो सब लवे डोवे चीजें नहीं कर पाया था जिसकी रुई उम्मीद कर रही थी। हालांकि क्योस्के का मानना था कि साथ में खाना बनाना भी लवे डोवे होने का ही एक हिस्सा है, क्योंकि प्यार जताने के सबके अपने तरीके होते हैं। अगर कोई करीब आना चाहता है तो वो लैप या आम पिलो का सहारा लेता है। कुछ लोग सुनना चाहते हैं कि उनसे कितना प्यार किया जाता है, जिसकी वजह से वे किस करते हैं। क्योस्के ने समझाया कि उसके लिए प्यार का मतलब रुई को अपने खाने से खुश करना है। वो हमेशा रुई को ध्यान में रखकर ही खाना बनाता है। अब और बातों को घुमाने के बजाय क्योस्के ने रुई को साफ बता दिया कि कुकिंग ही उसकी लव लैंग्वेज है। सीधे किस करने के बजाय क्योस्के ने साफ किया कि वो ऐसा लवे डोवे बर्ताव संभाल सकता है जिससे अपनापन झलके। लव लैंग्वेजेस के बारे में सोचते हुए रुई को लगा कि इस तरह से प्यार पाना कोई बुरा आइडिया नहीं है। क्योस्के के हैरान चेहरे को देखकर रुई ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो किस जैसा कुछ भी इंटीमेट नहीं कर सकती, क्योंकि क्योस्के तो बस रोने लगेगा। शर्मिंदा होकर क्योस्के ने फिर से सफाई दी कि वो रोया नहीं था। रुई ने यह भी शेयर किया कि ईमानदारी से कहूं तो उसे ऐसे कामों से कोई खास फायदा नहीं दिखता, लेकिन साथ में खाना बनाकर रुई को मजा आया और उसे लगा कि क्योस्के वाकई बहुत कूल दिख रहा था। रुई सोचने लगी कि क्या जो वक्त उन्होंने अभी साथ बिताया है वही असली लवे डोवे एहसास है। रुई तब कंफ्यूज हो गई जब क्योस्के धीरे से खिसक कर दूर जाने लगा। उसने पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। चेहरा फिर से लाल पड़ने की वजह से क्योस्के ने जवाब दिया कि वे एक दूसरे के थोड़े ज्यादा ही करीब खड़े थे। क्योस्के का बार बार रोना रुई के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था, तो उसने सोचा कि शायद ये बेहतर होगा कि वे वैसे ही रहें जैसे पहले थे। खाने के लिए एक दूसरे का शुक्रिया अदा करने के बाद क्योस्के ने करी चखी और उसे लगा कि ये बहुत टेस्टी बनी है। दूसरी तरफ रुई का रिएक्शन बिल्कुल साधारण था। उसने बस इतना कहा कि करी जैसा स्वाद है। क्योस्के ने रुई से कहा कि कम से कम थोड़ी एक्साइटमेंट तो दिखाओ। क्योस्के ने फिर कहा कि साथ में करी बनाने से ये स्पेशल महसूस होती है। भले ही यह एक नॉर्मल करी थी, पर क्योस्के का मानना था कि इसके साथ भावनाएं जुड़ी हैं और उसने रुई से पूछा कि क्या उसे भी ऐसा ही लगता है। क्योस्के को थोड़ा बुरा लगा जब रुई ने कहा कि उसे ये समझ नहीं आ रहा। खुद के असली स्वभाव में रहने में कोई बुराई न देखते हुए रुई ने अंदाजा लगाया कि जैसे वे पहले बात करते थे वैसे ही करना ठीक रहेगा। रुई ने कहा कि अगर उसके पेरेंट्स को शक हुआ तो वे कह देंगे कि हम इसी तरह अपना प्यार जताते हैं। क्योस्के रुई की बात से मान तो गया, पर तभी रुई ने उससे कहा कि वह अचानक से इतना सेल्फ कॉन्शियस होना बंद करे। जब रुई ने क्योस्के के बार बार ब्लश करने की बात छेड़ी तो क्योस्के ने उससे गुजारिश की कि वो ऐसी चीजें करना बंद करे जिससे वो और भी असहज हो जाए। क्योस्के काफी स्ट्रेस्ड दिख रहा था क्योंकि रुई के पेरेंट्स कल आने वाले थे। रुई ने उसे चिंता छोड़ने को कहा और अपना वही प्लान याद दिलाया कि उन्हें बस अपने असली रूप में रहना है। हालांकि क्योस्के को यकीन नहीं था कि वो रुई के पेरेंट्स के सामने नेचुरली पेश आ पाएगा। रुई ने गौर किया कि करी का स्वाद कल जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे फ्लेवर्स अभी तक आपस में पूरी तरह घुले नहीं हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बेहतर लग रहा था। उसने क्योस्के से पूछा कि क्या वो खाना खाएगा, पर उसे भूख नहीं थी और उसने यह भी बताया कि अब सिर्फ एक ही इंसान के लायक खाना बचा है। रुई ने उसे एक बाइट ऑफर की, जिसे क्योस्के ने मान लिया। जैसे ही उसने रुई के चम्मच से खाना खाया, रुई ने उस पल को कैद कर लिया। क्योस्के पहले तो कंफ्यूज था, लेकिन रुई ने समझाया कि उसने अभी अभी एक दूसरे को खाना खिलाने वाली लवे ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है। वो इस बात से बहुत इम्प्रेस थी कि क्योस्के ने ये सब इतने नेचुरल तरीके से किया कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने बिना सोचे समझे रुई के चम्मच से खाना खा लिया है, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। खुश होकर रुई ने माना कि क्योस्के तब तक लवे डोवे एक्ट कर सकता है जब तक उसे इस बात का एहसास न हो। जब रुई ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसने के लिए चिढ़ाया तो क्योस्के ने उन्हें पुराने तरीके से ही रहने वाले प्लान की याद दिलाई। रुई अभी भी क्योस्के को उन रोमांटिक जेस्चर्स में शामिल करने की कोशिश कर रही थी जो वो चाहती थी। रुई का मानना था कि उसे ऑन हिज टोज रखना और साथ ही अपना रूटीन बनाए रखना एक नेचुरल एयर ऑफ अफेक्शन पैदा करता है। एक गर्व भरी मुस्कान के साथ रुई ने क्योस्के से कहा कि उसके प्लान काफी अच्छे थे, लेकिन क्योस्के के लिए ये किसी तबाही के प्लान जैसा महसूस हो रहा था। आह भरते हुए उसने पूछा कि क्या वे लवी डोवी चीजों को लेकर चीजें बिल्कुल साफ रख सकते हैं। अचानक रुई की माँ का फोन आया, जिससे क्योस्के घबरा गया। इतनी रात को फोन आने से उसे डर लगा कि कहीं ये वैसी स्थिति न हो जाए जहां रुई के पेरेंट्स अचानक घर पहुंच जाएं। वो सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने खुद को ठीक से तैयार नहीं किया या बेहतर कपड़े नहीं खरीदे। जब वो ख्यालों में खोया था तो उसने नोटिस किया कि रुई की आवाज़ थोड़ी कमज़ोर लग रही है। उसने पूछा कि क्या बात है। रुई ने बताया कि उसके पेरेंट्स कल नहीं आ पाएंगे,
क्योंकि उसके पापा को ऑफिस का काम है। कियोस्के के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने राहत की सांस ली और कहा कि अब वह चैन से सांस ले सकता है। जहां कियोस्के को लगा कि ये अच्छा हुआ कि वे बाल बाल बच गए, रूही को ऐसा नहीं लगा। उसने उससे कहा कि वो बचा हुआ खाना खा ले और फिर खिड़की के पास जाकर सिगरेट जला ली। कियोस्के उलझन में था कि आखिर चल क्या रहा है। अगले दिन कियोस्के ने रूही को एक खुशमिजाज गुड मॉर्निंग कहा और उसका पसंदीदा टोमेटो रिजोटो बनाया। हालांकि रूही बिल्कुल इंडिफरेंट लग रही थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने रिसोटो बहुत जल्दी खा लिया और इतनी तेजी से खाना खत्म करते देख कियोस्के हैरान रह गया। इससे पहले कि वो बाय बोल पाता, उसने दरवाजा बंद कर दिया था, यह महसूस करते हुए कि रूही का मूड खराब है। कियोस्के सोचने लगा कि वो इतनी डाउन क्यों है। आखिरकार उसे लगा कि पेरेंट्स का नाना तो एक अच्छी बात थी, लेकिन यह महसूस करते हुए कि वो फिर से अकेले ही सब कुछ ओवरथिंकिंग कर रहा है, उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो रूही से ठीक से पूछे कि उसे क्या परेशान कर रहा है। तभी कियोस्के ने नोटिस किया कि बाहर बारिश हो रही है और उसे याद आया कि रूही अम्ब्रेला नहीं ले गई है। बाद में उस दिन कुरुमी और रूही दोनों काम खत्म करके बहुत थक चुकी थीं। कुरुमी ने शेयर किया कि उसे हाल ही में एक नए लड़के को ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में गाइड करने के लिए कहा गया है जो अपने करियर के बीच में आया है। कुरुमी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल रखना चाहती थी, रूही का। उन दोनों ने उम्मीद नहीं की थी कि बारिश इतनी तेज होगी। कुरुमी ने नोटिस किया कि रूही बहुत उदास दिख रही है और पूछा कि क्या उसे कोई बात परेशान कर रही है। उसने तुरंत मान लिया कि रूही का अपने पति के साथ झगड़ा हुआ है। कुरुमी ने मजाक में रूही से कहा कि उसके तलाक के बाद वो उसका ख्याल रखेगी, यहाँ तक कि उसके लिए बेंटो लंच बनाने का ऑफर भी दे दिया। कुरुमी तब हैरान रह गई जब रूही अचानक मूसलाधार बारिश में सीधी चलने लगी। उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए कुरुमी ने पूछा कि क्या उसके पास छतरी भी है। जैसे ही वो अपनी छतरी देने वाली थी, वो चौंक गई जब अचानक कियोस्के वहां आ गया और रूही का नाम पुकारने लगा। कियोस्के को राहत मिली कि वो समय पर पहुंच गया, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गया कि रूही पहले से ही पूरी तरह भीग चुकी थी। कियोस्के ने फौरन रूही को टोका और चिंता जताते हुए याद दिलाया कि उसे अपनी छतरी नहीं भूलनी चाहिए थी, वरना उसे कोल्ड हो सकता है। रूही को एक टॉवल पकड़ाते हुए उसने कहा कि घर पहुंचते ही वह सबसे पहले नहा ले। कुरुमी ये सब देखकर पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसने कियोस्के से पूछा कि वो आखिर है कौन। कियोस्के थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने साफ किया कि वो कोई ऐरा गहरा अजीब आदमी नहीं है। जब कुरुमी ने मजाक में अंदाजा लगाया कि क्या वह रूही की माँ है, तो कियोस्के ने झट से मना कर दिया। इससे पहले कि वह रूही के साथ अपना रिश्ता समझा पाता, रूही ने उसे बीच में ही काट दिया और कुरुमी को बताया कि कियोस्के उसका पति है। रूही ने कुरुमी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वे घर निकल रहे हैं। जाते जाते कुरुमी ने रूही से कहा कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो मुझे कॉल करना। कियोस्के को यह सुनकर चिढ़ मच गई और उसने कुरुमी से कहा कि ऐसी बातें इतनी आसानी से मत बोला करो। रूही ने जवाब दिया और कुरुमी को यकीन दिलाया कि उसका और कियोस्के का ब्रेकअप नहीं होने वाला। उनके जाने के बाद कुरुमी की छतरी अचानक टूट गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रूही ने ऐसे लूजर से शादी की है। कियोस्के ने रूही को दूसरी छतरी देने की कोशिश की, लेकिन रूही ने उसके साथ एक ही छतरी शेयर करने का फैसला किया। रूही ने कियोस्के से कहा कि इस छतरी में 2 लोग आ सकते हैं, जिसकी वजह से कियोस्के को उसके बिल्कुल करीब होकर चलना पड़ा। कियोस्के ने जिक्र किया कि रूही थोड़ी देर पहले काफी डाउन लग रही थी, लेकिन जब वो चुप रही तो उसने तुरंत माफी मांग ली, भले ही उसे पता नहीं था कि उसने क्या गलत किया है। रूही ने साफ किया कि परेशानी कियोस्के नहीं है और समझाया कि वो खुद अपने आप को समझ नहीं पा रही है। जब रूही ने कियोस्के से पूछा कि क्या उसे पता है कि वो इतनी बॉदर्ड क्यों है, तो उसने जवाब दिया कि यह तो उसे ही बताना चाहिए, क्योंकि सवाल तो वो पूछ रहा था। कियोस्के ने अंदाजा लगाया कि शायद इसका ताल्लुक उसके पेरेंट्स के विजिट कैंसिल करने से है। रूही इस बात से सहमत थी। रूही को लगा था कि उसे खुश होना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वे नहीं आ रहे, उसके मन में बस यही ख्याल आया कि उसे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई, खासकर उसकी माँ को लेकर, जो उसकी शादी को लेकर दिन रात बोलती रहती थी। इतने सारे सर्मन्स और लेक्चर्स देने के बाद भी उसके पेरेंट्स ने उसे फिर से वैसे ही नेग्लेक्ट कर दिया जैसे वे हमेशा करते थे। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में क्या सोचे। भले ही उसके पेरेंट्स बाहर से ऐसे लगते हों कि उनकी आपस में पटती है, पर वह सब सिर्फ एक फसाड था। रूही ने बताया कि असलियत यह है कि उसके मम्मी पापा के रिश्ते बहुत खराब हैं और वे एक दूसरे से उम्मीद छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद वे तलाक नहीं ले सकते, क्योंकि समाज में इसे एम्बैरसिंग माना जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, क्योंकि शादी के बाद पति घर चलाने वाला बन जाता है और पत्नी घर संभालने वाली। रूही की माँ का दृढ़ विश्वास है कि औरतों को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो अपने पति को ही प्रायोरिटी देती है और खराब रिश्ता होने के बावजूद उनके पीछे पीछे चलती रहती है। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि रूही की माँ उस पर शादी के लिए दबाव डालती रही, जबकि खुद उसे अकेला छोड़कर विदेश चली गई थी। रूही के लिए अकेले रहना ही सबसे अच्छा सिनारियो था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी।
रूही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसे ऐसी इमोशंस की आदत नहीं थी। अचानक क्योस्के ने रूही को कसकर गले लगा लिया। रूही कंफ्यूज हो गई और उसने पूछा, क्योस्के, ये क्या है? लेकिन क्योस्के को खुद भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। घबराते हुए वो पीछे हटा और रूही से माफी मांगने लगा। जब रूही ने पूछा कि क्या ये किसी का नया इम्पर्सोनेशन है, तो क्योस्के ने मना कर दिया। रूही की बातें सुनकर क्योस्के सोच में पड़ गया कि वो क्या कहें या क्या करे। रूही को इतना भीगा हुआ और ठंड में ठिठुरते देख क्योस्के को बहुत चिंता हो रही थी। इससे पहले कि क्योस्के अपनी बात पूरी कर पाता, रूही ने अचानक उसे गले लगा लिया। क्योस्के का चेहरा लाल पड़ गया और रूही ने कहा कि क्योस्के कितना वार्म महसूस हो रहा है। रूही ने क्योस्के से माफी मांगी, क्योंकि वो अभी भी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी और उसे यकीन नहीं था कि उसके सीने में ये जो बेचैनी है वो क्या है। हालांकि क्योस्के से चिपकते हुए रूही को लगा कि ये बहुत सूदिंग है। क्योस्के अभी शर्मा ही रहा था कि रूही ने उससे पूछा, क्या तुम आज रात मेरे साथ सोना चाहते हो? ये सुनकर क्योस्के को ऐसा झटका लगा कि उसके पास शब्द ही नहीं बचे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब वे घर पहुंचे तो क्योस्के इतना नर्वस था कि उसे ठंडे पसीने आने लगे। कांपते हुए क्योस्के सोच रहा था कि चीजें इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गईं। क्या आज उसका जजमेंट डे है? दरवाजे के हैंडल को पकड़े हुए क्योस्के के दिमाग में इतने ख्याल आ रहे थे कि वो और भी नर्वस हो गया। आखिरकार तंग आकर रूही ने खुद दरवाजा खोला और पूछा कि उसे इतनी देर क्यों लग रही है। हैरान क्योस्के ने माफी मांगी और कहा कि वो बस थोड़ा टेंस महसूस कर रहा है। रूही ने साफ किया कि वे जो करने वाले हैं वो उनकी लवे ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि बस एक फेवर है। जब क्योस्के धीरे धीरे अंदर खिसकने लगा तो रूही चिढ़ गई और उसने क्योस्के को बिस्तर पर धक्का दे दिया। बेड के बिल्कुल किनारे पर लेटे हुए क्योस्के ने खुद को ये सोचने पर मजबूर किया कि वो बस एक दीवार है। जब उसने महसूस किया कि रूही पास में बैठ गई है और आह भर रही है, तो उसे लगा कि कहीं उसने रूही को फिर से गुस्सा तो नहीं दिला दिया। क्योस्के तब और नर्वस हो गया जब उसने रूही को अपने इतने करीब उसे घूरते हुए देखा। रूही ने क्योस्के को साफ किया कि वे एक दूसरे के साथ फिजिकल होने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वह सिर्फ कडलिंग चाहती थी। क्योस्के का कंफ्यूजन देखकर रूही को एहसास हुआ कि वह अभी भी उसकी बात का मतलब नहीं समझा है। एक शुजो मांगा का पेज दिखाते हुए रूही ने समझाया कि जब उसने साथ सोने की बात की थी तो उसका मतलब बस कडलिंग था। बिस्तर पर लेटते हुए रूही ने क्योस्के को उसे गले लगाने का ऑर्डर दिया, लेकिन क्योस्के ने मना कर दिया क्योंकि वो खुद को इसके लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। घबराते हुए क्योस्के ने पूछा कि क्या वे जो करने जा रहे हैं वो साथ सोना माना जाएगा। रूही ने साफ किया कि ऐसा नहीं है, लेकिन क्योस्के अपनी बात पर अड़ा रहा कि ये अभी भी साथ सोने जैसा ही है। क्योस्के रूही को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसके साथ कडल नहीं कर सकता। तभी वो पीछे रखे शेल्फ से जा टकराया। अब रूही उससे पूरी तरह चिपकी हुई थी और उसने क्योस्के से कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। क्योस्के उसे छोड़ने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वह तब रुक गया जब रूही ने कहा कि वह बहुत रिलैक्स्ड और शांत महसूस कर रही है। रूही को देखते हुए क्योस्के सोचने लगा कि क्या वह सिर्फ थोड़ा लाड़ प्यार चाहती है। रूही ने क्योस्के से कहा कि वह नाराज नहीं है, बस उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी माँ हमेशा उसके पिता को ही प्रायोरिटी क्यों देती है और फिर विदेश चली जाती है। उसे वे अनगिनत बार याद आए जब उसके पेरेंट्स ने काम का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया था। रूही कभी कभी सोचती है कि क्या उसके होने का उनके लिए कोई मतलब भी है। रूही को गौर से देखते हुए क्योस्के ने कहा कि वो जो महसूस कर रही है वह लोनलीनेस है। हिचकिचाते हुए रूही के बाल सहलाते हुए क्योस्के ने कहा कि शायद रूही को अकेले रहने की आदत हो गई है। चूंकि रूही हमेशा कहती रहती है कि अकेले रहना बेहतर है क्योंकि ये आसान होता है। क्योस्के भी कुछ हद तक इस बात से सहमत था। हालांकि उसे यकीन था कि रूही अंदर से वाकई अकेला महसूस कर रही है। क्योस्के ने यह भी कहा कि रूही उन लोगों में से नहीं है जो गुस्सा होने पर चुप रहे। जब रूही ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो क्योस्के ने जवाब दिया कि जब भी वो गुस्सा होती है तो काफी फोर्सफुल हो जाती है। तभी रूही ने अचानक क्योस्के की कलाई पकड़ ली, जिस पर क्योस्के ने तुरंत टोका कि देखो तुम कितनी जल्दी ताकत का इस्तेमाल करने लगती हो। क्योस्के का हाथ अपने बालों पर फिराते हुए रूही को एहसास हुआ कि वह वाकई अकेली थी। क्योस्के ने मजाक में कहा कि रूही किसी ऐसे रोबोट जैसी लग रही है जिसने अभी अभी सीखा हो कि इमोशंस क्या होते हैं। साथ रहने के दौरान रूही के बारे में जो कुछ उसने जाना, क्योस्के ने वो सब शेयर किया। भले ही रूही को अकेले रहना पसंद है, लेकिन वो दूसरों का ख्याल खुद से पहले रखती है, चाहे वो क्योस्के हो, उसके पेरेंट्स हों या कोई और। क्योस्के ने रूही को दिलासा देते हुए कहा कि वो जो महसूस कर रही है वैसा महसूस करना बिल्कुल ठीक है। रूही से थैंक यू सुनकर क्योस्के को एहसास हुआ कि रूही भी कभी कभी अपनी वुल्नरेबिलिटी दिखा सकती है। रूही के बगल में लेटकर क्योस्के को थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। रूही अब उससे चिपककर गहरी नींद में सो चुकी थी, जिसे देख क्योस्के खुद से पूछने लगा कि क्या वे जो कर रहे हैं वो अभी भी सिर्फ एक दिखावा है। तभी तामागो ने क्योस्के के सिर पर बार बार टक्कर मारकर उसकी नींद खोल दी। क्योस्के पूरी तरह भूल गया था कि रूही सोते समय बहुत हाथ पैर मारती है। वापस खड़े होते हुए क्योस्के को लगा जैसे किसी किक ने उसे बिस्तर से नीचे गिरा दिया हो। रूही को इतनी गहरी नींद में सोते देख क्योस्के ने सोचा कि उसे इतना इमोशनल और वुल्नरेबल देखना एक दुर्लभ नज़ारा है। क्योस्के चाहता था कि वो रूही को जितना हो सके उतना सपोर्ट करे।
कमरे से बाहर निकलकर क्योस्के ब्रेकफास्ट बनाने चला गया। जब रूही आखिरकार जागी तो क्योस्के ने उसे विश किया और बताया कि नाश्ता तैयार है। रूही को सुबह सुबह फोन चलाते देख क्योस्के ने पूछा कि वो क्या ढूंढ रही है। रूही ने पढ़ा था कि गर्माहट में सोने से नींद बेहतर आती है, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीदने का फैसला किया। क्योस्के को तब एहसास हुआ कि पिछली रात जो उन्होंने हग किया था वो सिर्फ गर्मी के लिए था और उसमें कोई स्पेशल फीलिंग शामिल नहीं थी। उलझन में पड़कर रूही ने पूछा कि स्पेशल फीलिंग्स से उसका क्या मतलब है। निराश होकर क्योस्के ने रूही से कहा कि वो उसकी बात को इग्नोर करे। फिर क्योस्के को याद आया कि आज रूही की छुट्टी है। उसने बताया कि वो दिन भर अपनी पार्ट टाइम जॉब पर रहेगा और घर देर से आएगा। क्योस्के ने रूही को ये भी बताया कि उसने उसके लिए डिनर बना दिया है और उसे बस फ्रिज में रखना है। रूही ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो कुछ भी उठाकर खा लेती, और यही बात क्योस्के को वरी कर रही थी। जब क्योस्के ने बताया कि अब वो जा रहा है तो रूही को पीछे छूट जाने का एहसास कुछ अलग सा लगा। रूही के इस कमेंट ने क्योस्के को थोड़ा शर्माने पर मजबूर कर दिया। क्योस्के ने रूही से पूछा कि क्या वो सच में पक्का है कि वो उसे अपने घर में रखना चाहती है। रूही ने जवाब दिया कि अब इस तरह की बात पूछने के लिए बहुत देर हो चुकी है। रूही ने यह भी याद दिलाया कि अभी भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उसके पेरेंट्स आ जाएं, इसलिए क्योस्के का वहां होना एक बहुत बड़ी मदद है। क्योस्के समझ गया और उसने रूही से कहा कि वो चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा उसके लिए वहां मौजूद रहेगा। रूही के शांत रिएक्शन ने क्योस्के को शर्मिंदा कर दिया और वो जल्दी में वहां से निकल गया। दरवाजा बंद करते ही रूही ने अपनी सिगरेट उठाई और खिड़की की ओर जाकर कश लगाने लगी। काफी समय हो गया था जब रूही अपने घर में बिल्कुल अकेली थी, और भले ही उसे इसकी आदत थी फिर भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। 11वीं मंजिल का बटन दबाते हुए क्योस्के के दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी कि उसके शब्द कितने एम्बैरेसिंग थे, और उसे उम्मीद थी कि इससे रूही का मूड खराब न हुआ हो। आज क्योस्के का काम कामयादा के यहाँ था। उसने नोटिस किया कि कामयादा उसे काफी फोन कर रहा था। क्योस्के जब भी कामयादा का घर देखता था तो वो उसकी भव्यता देखकर हैरान रह जाता था। डोरबेल बजाने के बाद क्योस्के हैरान रह गया कि कामयादा ने कितनी जल्दी दरवाज़ा खोल दिया। कामयादा ने क्योस्के को गुड मॉर्निंग कहा और अपने हुलिये के लिए माफ़ी मांगी। साथ ही उम्मीद जताई कि क्योस्के को इतनी जल्दी बुलाए जाने से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्योस्के को कोई समस्या नहीं थी और उसने उसे बुलाने के लिए शुक्रिया कहा। बाहर कड़ाके की ठंड देखते हुए कामयादा ने क्योस्के को घर के अंदर बुलाया। सब कुछ चमकता हुआ देखकर क्योस्के ने सोचा कि वो इस आलीशान और स्पेशियस जगह का कभी आदी नहीं हो पाएगा। कामयादा ने वहां रखे बक्सों के लिए माफी मांगी और समझाया कि उसे चीजों को व्यवस्थित करने और शिफ्ट करने का समय नहीं मिला। हालांकि क्योस्के के नजरिए से सब कुछ काफी साफ सुथरा था। कामयादा ने क्योस्के से नाश्ता बनाना शुरू करने को कहा क्योंकि उसे क्योस्के के हाथ का खाना बहुत पसंद था। तारीफ सुनकर क्योस्के थोड़ा शर्मा गया। कामयादा के बिजनेस कार्ड्स हाल ही में आए थे तो उसने एक क्योस्के को दिखाया। क्योस्के को उम्मीद नहीं थी कि कामयादा एक वकील होगा। कामयादा ने गर्व से कहा कि भले ही वो कैसा भी दिखे पर वो एक असली वकील है। क्योस्के को अब समझ आया कि कामयादा इतना अमीर क्यों दिखता है और वो उससे काफी प्रभावित हुआ। कामयादा ने क्योस्के को ऑफर दिया कि अगर वो कभी किसी कानूनी मामले में फंसे तो वो उसकी मदद करेगा। कामयादा पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर क्योस्के से कहा कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुला सकता है। क्योस्के का हैरान चेहरा देखकर कामयादा ने याद दिलाया कि वो भी तो क्योस्के को उसके नाम से ही बुला रहा है। शर्माते हुए क्योस्के ने कामयादा का पहला नाम लिया, इत्सुकी। क्योस्के के मुंह से अपना नाम सुनकर इत्सुकी अपनी खुशी छिपा नहीं सका। इत्सुकी ने कहा कि जब तक क्योस्के खाना बना रहा है तब तक वह अपना कमरा साफ करेगा। वह खाने को एक सरप्राइज की तरह देखना चाहता था, इसलिए उसने वहां न रुकने का फैसला किया। इत्सुकी के कार्ड को देखते हुए क्योस्के ने सोचा कि इत्सुकी जैसा इंसान जो हमेशा उसकी इतनी तारीफ करता है रूही की तरह एक वकील निकलेगा, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके ही जाएं।